सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ का ये अलमिया है कि एक ऐसी शाहरा जो कि कौमी शाहरा है, वहाँ पर एक शहरी, एक औरत का रेप होता है, उससे ज़्यादती की जाती है उसके बच्चों के सामने। लेकिन उससे बड़ी ज़्यादती ये होती है कि एक CCPO जिसका तहफ़्फ़ुज़ काम है कि तहफ़्फ़ुज़ दे हर शख्स को, हर शहरी को, उस औरत को भी जिसके साथ ये वाक़या हुआ, वो ये कहता है कि मैं इस बात पर हैरान हूँ कि खातून अकेली कैसे गई और वो इस रास्ते से क्यों गई, उन्होंने जाने से पहले अपना फ्यूल क्यों नहीं चेक किया। तो हम ऐसे माशरे में रहते हैं कि जहाँ पर रेप के बाद बार बार ज़हनी तौर पर ज़्यादती की जाती है उस औरत के साथ, उस बच्ची के साथ, अगर वो ज़िंदा बच जाए। मैं तो कहती हूँ कि वाकई अगर वो ज़िंदा बच जाए तो रोज़ाना उसका रेप होगा, रोज़ाना उसको एक अदालत उसके सामने लगेगी, उससे सवालात किए जाएंगे, उसको कसूरवार ठहराया जाएगा, यही कहा जाएगा कि तुम औरत हो, ये गलती तुम्हारी है कि तुम औरत हो, तुम क्यों पैदा हुई, तुम्हें तो जिंदा दरगोर किया जाता था, वही ठीक था, तुम्हें पैदा नहीं होना चाहिए था, अब तुम पैदा हो गई हो तो अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तो वो तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम एक औरत हो और तुम्हें ही इन बातों का ख्याल रखना है। हमें शुरू से, बचपन से यही बात सिखाई जाती है कि दुपट्टा पहनो, अकेले घर से बाहर ना निकलो, भाई को साथ लेके जाओ, कहीं कुछ गलत हो गया, कहीं किसी ने कुछ छेड़ दिया तो क्या होगा। जो लोग हमें हिफाजत देने के लिए इस मुल्क में रखे गए हैं, जब वो ही ऐसी बातें करेंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और जब दिल कुड़ता है, जब दिल रोता है तो आह निकलती है, और आह जो होती है नाजरीन वो अर्श को हिला देती है। तो बस दुआ ये करती हूँ कि इस मुल्क के तमाम बच्चे, तमाम औरतें, तमाम बच्चियाँ सब महफूज रहें, क्योंकि यहाँ अगर हम औरत को खुशगवार ठहराते हैं तो यहाँ पर तो बच्चे के साथ भी रेप होता है, यहाँ पर ट्रांसजेंडर के साथ भी रेप होता है, यहाँ तो जानवर को भी छोड़ा नहीं जाता। तो ऐसे वहशी दरिंदे और ऐसे पागल कुत्ते यहाँ पर घूम रहे हैं। जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसको गोली मार दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों सरेआम फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है ऐसे लोगों को। ये आज हमारा जो है वो टॉपिक है और उसी पर हम आगे बात का आगाज़। मुझे ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे जाबिर वक़ास, उनसे मैं डिटेल लूँगी। मारूफ समाजी रहनुमा है सारिम बंडी साहब, मुझे ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का। जाबिर, आपसे गुफ्तगू इसलिए करना चाहती हूँ, मुझे बताएं इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है, क्या चीज़ें सामने आई हैं, और ये भी बात की गई थी कि शायद दोबारा से FIR दर्ज होगी, तो क्या एक नई FIR दर्ज हुई अब तक? देखिए, इस हवाले से तो मज़ीद कोई अपडेट सामने नहीं आ सकी कि वो FIR दर्ज हुई या पहले वाली अभी कैंसिल हुई है या नहीं हुई। इस हवाले से आज जो है वो जैसे ही आप देख रहे होंगे 3:30 से 4 बजे के दरमियान जो है वो क्राइम सीन पर वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत वहाँ पर पहुँचे थे और उनके हमरा उनकी कमेटी के अरकान के साथ साथ जो IG पंजाब की कमेटी है उसके सरबराह DIG इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी वहाँ पर उनके हमरा थे। मोमिन अली आ गया, उनके हमरा थे, दीगर अफराद भी उनके हमरा थे। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि उनसे जब ये पूछा गया कि ये फेलियर किसका है, तो इस हवाले से तो बातचीत जो है वो उन्होंने गोल मोल कर दी। लेकिन बाद में वो ये ज़रूर बताते रहे कि वो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी सुपरविजन करेंगे और साथ साथ हमारी जो कमेटी है, हुकूमती कमेटी, वो तजावीज़ भी देगी क्या मुस्तकबिल में क्या लाए अमल होगा। लेकिन जो वक़ुआ हो चुका है उसके बारे में उनके जो जवाबात थे वो उसी तरह ही तसल्ली बख्श थे जितने कि उनकी हुकूमत के दीगर मामला तसल्ली बख्श हैं। इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन है वो IG पंजाब साहब के जो अभी प्रेस रिलीज़ें जारी हो रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 7 अफराद को जो कि उन जिनके DNA सैंपल्स लिए गए हैं, जो हुलिया उस खातून ने बताया था उसके मुताबिक उन 7 अफराद को हिरासत में लिया गया और उनके DNA सैंपल्स की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। इसी तरह 14 से 15 अफराद ऐसे हैं जिनको जो खोजी वहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जदीद तरीक़ों के साथ साथ पुराने तरीक़ों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर से बाहर का एक इलाका है, जंगल का इलाका है, जहाँ पर दूर दूर तक जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं टेक्नोलॉजी की जिससे मदद ली जा सके, इसलिए वहाँ पर पुराने तरीक़ाकार को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रांसिक जो है उनकी जानिब से भी वहाँ से तमाम निशानात शवाहिदात इकट्ठे कर लिए गए हैं और इस हवाले से उनको उस खातून का भी ताउन दरकार होगा। जो मेरी मालूमात के मुताबिक मेरे ज़राए जो कह रहे हैं कि अभी उनके प्रॉपर राब्ते में नहीं आ रही वो खातून,
वो खातून क्यों नहीं राब्ते में आ रही मुसलसल, जिस तरह की पहले आई और उन्होंने फ्रांसिक के मामला भी तय करवाया और अपना मेडिकल भी करवाया, लेकिन उसके बाद जिस तरह आज गुजरांवाला में मीडिया नुमाइंदगान ने जब उस सरदार शहजाद से रब्ता किया जो कि इस केस के मुद्दई हैं, वो एक्चुअली बराह रास्त इस खातून को जानते नहीं हैं। ऐसा ही है, उन्होंने कहा कि मैं नहीं पहचानता, ये तो बस मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मेरा नाम और नंबर लिख लिया गया और पता नहीं मुझे कैसे। तो ये चीज़ें हैं जो कि सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सारिम बर्नी साहब, ये भी खबर सुनने में आई कि जब वो खातून, जब उनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो उन्होंने बच्चों के सामने पुलिस एहलकारों से कहा कि मुझे गोली मार दें, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। क्योंकि मैं इसलिए लिंक कर रही हूँ कि अभी जाबिर बता रहे हैं कि अब वो राब्ते में नहीं आ रही। जब रोज़ाना एक इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा कि जब वो इन्वेस्टिगेशन होती है, सवालात पूछे जाते हैं, जो हमारा तरीक़ाकार है, जब हम ये कहें कि औरत कसूरवार है और उस कसूरवार समझते हुए हम उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो फिर क्या होगा? कौन है सबसे बड़ा कसूरवार सारिम साहब आपकी नज़र में इस वाक़े का? देखिए, सबसे बड़ा कसूरवार पहले नंबर पे इलाका पुलिस, दूसरे नंबर पे हमारी आवाम कि हम अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभाते। क्या उस सड़क पे से गुजरने वाली वाहिद एक इस खातून की गाड़ी थी? क्या और कोई गाड़ी नहीं गुजरी? क्या कोई शख्स गुजरते हुए रुक के पूछ नहीं सकता था कि आप इस तरीके से खड़ी हुई है, खैरियत है? और अगर देखता वो अकेले है तो उसके थोड़े फासले पे एक हिफाजती अंदाज से खड़ा हो जाता कि अकेली औरत जाते कोई प्रॉब्लम में ना हो, या कोई फैमिली वाला होता रुक जाता। तो कसूरवार तो दोनों तरफ से। तीसरी बात ये कि जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, आईजी साहब का, सीसीपीओ साहब का बयान अपनी जगह, वो नहीं होते किसी की बहन बेटी को कहने वाले कि क्यों निकली और रात को क्यों निकली। ये घर वालों के काम होते हैं। बाप पूछे, भाई पूछे, शौहर पूछे, आप कौन है कि पूछे। आपका काम सिर्फ तहफ्फुज देना है, सिर्फ तहफ्फुज देना है। वो काम जो आप करने और अपनी ही चीजों का मलबा आप किसी एक ऐसे विक्टिम पे डाल दें जिसके साथ ये सब कुछ हुआ। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। सारिम बर्नी साहब गुफ्तगू कर दे। सारिम साहब, मैं चाहूंगी आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये एक तो ये सियासतदानों के ब्रेक्स आ जाते हैं, हम तो बात ही भूल जाते हैं क्या कर रहे थे। खैर, आपने जो बात कर रहे था मैं कि मकसद किसकी गलती है, देखें माशरे को भी हमें बदलना है, पुलिस के निज़ाम को भी बदलना है। आईजी साहब की बात हो रही थी कि जी उन्होंने कह दिया कि जी रात 12 बजे कैसे निकली। ये तो हम अपनी माँ बहनों से पूछें या उसके भाई बाप उससे पूछें। आप नहीं होते, आपका काम है सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। आप क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में फेल हो गए तो आप इधर उधर की बातें शुरू कर गए। अब बात आती है कि देखें, जो एक तजुर्बे के हिसाब से बात कह रहा हूँ, हो सकता है बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन ये बात ऐसे नहीं समझ में आ रही कि एक जगह पे गाड़ी रुकती है, वहीं पे डाकू मौजूद होते हैं, वहीं पे तारें कटी हुई होती हैं, वहीं पे वो ले जाते हैं। इसका मकसद ये है कि कोई एक प्लान है, किसी प्लान पे काम हुआ है, कुछ ना कुछ इसके पीछे हकाइक कुछ और हैं जो सामने आएंगे, वो आने भी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि हकाइक कुछ भी हो, हमारी ये बहन गलत हो या कोई और गलत हो या XYZ कोई भी गलत हो, जो अमल आया है, जो अमल इस अवाम ने सुना, जो बर्दाश्त नहीं किया जा रहा इस कौम से, उस अमल के पीछे अब सख्त तरीन सजा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सजा का तो तयन करना है ना, ये तो हुकूमत ने करना है कि कानून साजी कितनी सख्त करनी है दिन साहब। बल्कि ये मुतालबा भी अब जोर पकड़ गया है। ज़ाहिर जब ज़ैनब वाला मामला हुआ था, पूरी कौम मुत्तहिद हुई थी और यही कहा गया था कि सरेआम फांसी दो, लेकिन उस पर कई लोगों ने मुखालफत की। खुद पीपल्स पार्टी ने, खुद पीटीआई के अपने वुज़रा ने मुखालफत की, लेकिन आज सब खड़े हुए हैं और सबका यही मुतालबा है। क्या आपको लगता है वाकई सरेआम फांसी देनी चाहिए? क्या ऐसे सफ़ाक मुजरिमों के भी कोई इंसानी हकूक होते हैं? देखिए, अगर फांसी सरेआम चल रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई सजा तो दो, मुझे सजाएं तो बताएं कब हुई हैं, छुपा के फांसियां कब हुई हैं, जो अब सरेआम पे हम शोर मचा रहे हैं। ये बात अभी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें दो बातें करनी चाहिए। पहली बात ये कि उसको फौरी तौर पे अरेस्ट किया जाए, दूसरी बात ये कि सख्त तरीन सजा दी जाए। सजाए मौत ही होती है। इंसान की रूह निकलना कोई आसान बात नहीं होती। उसको सरेआम तो हम आगे चल के देखेंगे ना, लेकिन जरा हफ्ते में, महीने में, 10 दिन में 2-4 फांसियां ऐसी हमारे सामने आए। जो पहले से केसेस हैं, जो इल्तिवा का शिकार हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अदालतों में चल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। पहले जरा उनको सजाएं दें ताकि जो बाकी चीज़ें सामने आ रही हैं उनको स्टॉप लगे, ज़रा वो रुकें और थमें और सोचें कि हम क्या करें। नदीम खुरैशी
कुरैशी साहब, एक तरफ तो ये मामला हुआ कि इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस इस बात पर हुआ कि CCPO ने जो बयान दिया, फिर उनका एक बयान नहीं आया, फिर उनका दूसरा बयान भी आया। उन्होंने कहा कि फ्रांस की वो में रहती हैं, वहाँ की नेशनैलिटी है, तो उनको लगा ये फ्रांस है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हिफाजत देना ख़वातीन को, बच्चों को, औरतों को, सबको, ये हमारी रियासत का काम है। अगर रियासत इस तरह की बातें करेगी तो फिर लोग क्या करेंगे? क्या आपको लगता है तर्जुमान की हैसियत से कि ना सिर्फ उनको अपने इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए बल्कि पंजाब हुकूमत को कोई एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ बतौर एक मुआशरा हम सब के सर शर्म से झुके हुए हैं, हुकूमती सतह पर भी, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर भी और चीफ मिनिस्टर पंजाब के लेवल पर भी इस पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आप देखेंगी कि इस वाक़े के हवाले से इसको टेस्ट केस बनाया जाएगा। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि यहाँ जो जिसका दिल चाहे वो करे। मैं समझता हूँ मिड हैसुल कौम हम सबको अपनी पॉलिसियों को रिव्यू करना है। ये बनाना रिपब्लिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन कौमी शाहराह पे जो कुछ हुआ, मोटरवे पुलिस का जो रवैया था, उसके बाद जो वहां पर मौजूद लोग थे उनका जो रवैया था, फिर पुलिस एहलकारों का जो रवैया था, तो ये क्या बनाना रिपब्लिक नहीं है तो क्या है ये फिर? देखिए मैं आपको अर्ज करूंगा, ये हम सबके लिए लम्हा जिक्रिया है। वो जो जिसको उन्होंने कॉल की मोटरवे के उस ऑपरेटर को, अगर वो उनकी हेल्प करना चाहता तो वो हेल्प कर सकता था। बिल्कुल मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, बेहिसी अपने उरूज पर है। हादसा जब होता है तो हादसे से बड़ा हादसा ये होता है कि जो लोग रोक सकते हैं वो भी रोकने से इज्तनाब करते हैं। आपको अर्ज कर दूं, हुकूमती सतह पर कानून हरकत में आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट किसी सूरत किसी भी शख्स को कितना भी ताकतवर हो, इसमें रियायत नहीं की जाएगी। जहां तक CCPO सब की बात का ताल्लुक है, देखिए मैं समझता हूँ हर चीज के कई पहलू हो सकते हैं। मैं उनकी इस बात को कतई मुनासिब नहीं समझूंगा कि उनको इस स्टेज पर इस तरह की राय का इजहार करना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो लीड कर रहे हैं अपने जिले को, और जो सूरत हाल पिछले 3-4 रोज से CCPO के हवाले से अभी मरियम औरंगजेबा से फरमा रही थी कि जी उनको तो डिप्यूट इसलिए किया गया कि पॉलिटिकल इंतकाम लिया जाएगा। मैं समझता हूँ इस माहौल में 1-2% हमें ये जेल में रखना चाहिए कि प्री मैच्योर राय कायम करना मुनासिब नहीं होगा। ये एहतियात करनी चाहिए थी ना, उनको एहतियात करनी चाहिए थी। अगर हम इस तरह के ओहदों पर रहकर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे और वो बयान आपकी सोच की अक्कासी करेंगे तो माशरे पर तो गलत असर पड़ता है ना नदीम साहब। मैं आपको अर्ज करूं, बिल्कुल उनको इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। पूरी कौम ने इस वाक़े की तकलीफ महसूस की है, लेकिन अब हमें चाहिए कि हम सब आगे बढ़े, इसमें अपना अपना रोल प्ले करें। हुकूमत की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ किसी नौयत की ना कोई अभी तक तो ज़ैनब एक्ट बिल नाफिजुल अमल नहीं हुआ। ये अपना अपना रोल कैसे अदा करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये एक वाक़या होता है, हम सब चीज़ें करते हैं फिर भूल जाते हैं, क्योंकि मीडिया हिला के रखता है तो सबको याद आता है। जब तक एहतजाज नहीं होता, जब तक मीडिया पे खबर नहीं आती, सब आराम से बैठे रहते हैं। ये बात तो सच है नदीम साहब। देखिए सुमैया, मैं मीडिया के रोल को अप्रिशिएट करूंगा। मैं कभी नहीं ये कहूंगा कि मीडिया ने अपना रोल प्ले नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है। मीडिया यहाँ वो रोल प्ले कर रहा है। बहुत सारी चीजों पर इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन चीजों का इंडिकेट करना इस वाकयात में 3-4 पहलू हैं। बतौर माशरा, बतौर एक सिविलाइज सोसाइटी के, हमारे लिए ये इन्हेसास की के दर्जों से भी नीचे का कोई दर्जा है कि पुलिस हेल्प करने में तैयार नहीं है। और अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बन रहा है कि वो खातून मंजर आम से गायब है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी उनकी फैमिली से, नदीम साहब आप खुद सोचिए, जिस तरह के बयानात उनके बारे में आ रहे हैं, जहाँ पर औरत को कसूरवार करार दिया जा रहा होगा, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। अल्लाह ना करे वो हमारी भी घर की कोई औरत हो सकती थी, फिर क्या होता। मैं खुद भी एक औरत हूँ, मैं अगर अपने आप पर रख के सोचूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो नदीम साहब आप खुद सोचिए कि उस पर क्या गुजर रही होगी। मैं अगली बात आपको यही अर्ज करने जा रहा हूँ। मोटरवे के जिस ऑपरेटर ने उनकी कॉल अटेंड की, पुलिस के जिन लोगों से उन्होंने राब्ता किया, उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो जिम्मेदारियां जो मैं तो कहती हूँ सर उनको भी शामिल तफ्तीश करें, उनको भी शामिल तफ्तीश करें। पूछें उनसे भी, ब्रेक में लूंगी, उनसे ही पूछें। ये जुर्म है, ये लोग भी इर्तिकाब किया उन्होंने जुर्म का, जिन्होंने उस वक्त उस औरत का साथ नहीं दिया जो तन्हा थी, जो अकेली थी, जो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही थी। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे कि सरेआम फांसी की सज़ा होनी चाहिए या नहीं, कानून को तब्दील करने की, मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या नहीं। इस ब्रेक के बाद
वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं मोटरवे पर उस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। जाबिर, आज जो 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने ATM उस खातून का इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनका DNA सैंपल तो ले लिया गया, कब तक रिपोर्ट आएगी और क्या कहना है पुलिस का इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से पुलिस ने तो एडमिट नहीं किया और ना ही कुमती कमेटी के जो सरबरा राजा बिशारत थे उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या इस हवाले से मुश्तबा अफराद हैं, तो उनका ये कहना था कि अभी ये बात मेरे इल्म में नहीं लाई गई अरकान की जानिब से। अच्छा। मेरे इल्म में आएगी तो मैं ज़रूर आपसे इस हवाले से बात करूँगा। और ये मुश्तबा अफराद जो गिरफ़्तार हुए हैं, ये भी हमारे CIA ज़राए से हमें पता चला है कि वो गिरफ़्तार हुए जिन्होंने जो मुश्तबा अफराद हैं उन्होंने बजना तौर पर उस खातून का ATM इस्तेमाल करने की कोशिश की है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जिस अफराद के पास ATM कार्ड जिन्होंने लूटा हो वो रास्ते में कहीं फेंक देते हैं और कोई और उसको उठाकर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। लेकिन इस तरह जो जुर्म करता है, अगर उसके पहलू से देखा जाए तो जुर्म करने वाले के पहलू से ये खुद अपने आप को बैल मुझे मारने वाली बात है कि वो ATM इस्तेमाल करने चला जाए और फिर वहाँ जाकर जो है वो लीड दे दे तहकीकात। ये बात समझ नहीं आई कि वो इतना वो शेर है कि उसने 1 आध दिन पहले ये तमाम तर वाक़या हुआ और उसके बाद वो ATM कार्ड यूज़ करने पहुंच गया। तो ज़ाहिर है पुलिस तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो असल मामला सामने आएगा। सारिम साहब, लेकिन बात ये कि इस मुल्क में ना औरत महफूज है, ना बच्ची, ना बच्चा, ना ट्रांसजेंडर। असल जो बात है वो खौफ की है, सज़ा की है। जब सज़ा ही नहीं होगी, वही बात जो आप कर रहे हैं, और सज़ा भी ऐसी कि जिससे खौफ आए, जैसे रुक जाएं ये वाक़यात, तो रुक नहीं रहे। अभी कल ही की खबर थी, गुजरावाला में एक वाक़या हो गया, तो रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में वाक़यात आना शुरू हो गए हैं। तो वजह यह है कि सज़ा नहीं हो रही है, सज़ा इतनी ऐसी नहीं है कि ठीक है पकड़े जाएंगे ना फिर छूट जाएंगे। इशू सर यही है कि पकड़े जाएंगे, छूट जाएंगे, मजलूम बन जाएंगे। फिर दूसरा ये है सज़ा हो तो सख्त सज़ाएं हो। और मैं तो फांसी कह रहे ना, फांसी हो, सरेआम फांसी हो, मैं समझता हूँ फांसी या सरेआम फांसी ये इतने सख्त सजा नहीं है। सबसे सख्त सजा ये है कि एक फैसला अदालत दे कि जितनी जिंदगी है ये जेल के अंदर गुजारेगा और तनहा गुजारेगा, उसको खाना भी। लेकिन सारिम साहब, सरेआम फांसी क्यों नहीं? सरेआम फांसी क्यों नहीं? अब तो तमाम वफाकी वुज़रा भी इसकी तायद कर रहे हैं कि सरेआम फांसी होनी चाहिए। एक हाथ को आप लटकाएंगे तो फिर बाकियों को होश आएगा। मैं आपको बताता हूँ सरेआम फांसी क्यों नहीं है। मैं फांसी की बात कर रहा हूँ, सरेआम या वैसे नहीं कह रहा। देखिए, इंसान जब चीजों से बड़ा परेशान हो जाता है, तंग हाल हो जाता है, तो निजात के लिए खुदकुशी कर लेता है। तो जब इंसान को हम खुदकुशी भी नहीं करने देंगे और उसको सबसे दूर कर देंगे तो वो उसकी सजा होगी। उसको टांग देना तो निजात है उसके लिए, चला गया दुनिया की अजियत से, परेशानियों से, दर्द से, रिश्तों से। तो मैं इसको सजा के तौर पे बता रहा हूँ। भले फांसी दे, सरेआम दे, छुप के दे, मैं तो शुरू दिन से एक बात कह रहा हूँ, भाई सजा तो दो ना, कोई सजा दो ना, फिर कमती बढ़ती बाद में बात करेंगे। अभी तो सजाएं नहीं हो रही, लोग पकड़े नहीं जा रहे, पकड़े जाते हैं, छुट जाते हैं। यहाँ आलम यह है कि एक लड़की जो अपने माँ बाप भाई के मर्डर के अंदर बंद थी, 20 साल बाद उसको बाइज्जत बरी कर दिया। मैं नहीं कहता वो कातिल थी, अदालतों ने छोड़ा है, होगी बाइज्जत बरी हुई होगी, सही होगी, मजलूम होगी, मगर उसके जो कातिल थे वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं पकड़वाए गए? वो किधर हैं आज तक के? तो ये बड़ा जुल्म हो रहा है इस माशरे के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर। हमें फिलफौर जो है ना अरेस्ट करना चाहिए, फिलफौर सजाओं की तरफ जाना चाहिए। भले प्रॉपर्टी का केस 20 साल नहीं 50 साल चला दें आप, और दीगर केस, लेकिन अगवा, जना, जाती कत्ल, ये होते हैं, ये इंसानों को जीने नहीं देते। इनके अंदर फौरी फैसला चाहिए। क्यों आप एक बंदे को जो है ना चढ़ाने से डरते हैं? क्यों आप उसको मारने से डरते हैं? वो बंदा जो इतने मासूम बच्चों को मार देता है, वो बंदा जो हमारी इतनी बहनों के साथ इस तरीके से गैंग रेप करता है और मार भी देता है, तो हम उस एक बंदे को ना मारें। इसका मकसद ये है कि हम अपने लोगों को मरवाना चाहते हैं, उनके हाथों तबाह करवाना चाहते हैं। लेकिन सारिम साहब, बहैसियत मुआशरा आप देखें ना, आप कहाँ आ गए हैं? यहाँ पर ना बच्चियाँ महफूज हैं, ना बच्चे महफूज हैं, ना औरतें महफूज हैं, ना ट्रांसजेंडर्स महफूज हैं, ना घर में ना घर के बाहर। ज़्यादातर रेप केसेस में देखा जाता है करीबी लोग मुलव्विस होते हैं। तो बहैसियत मुआशरा हम कहाँ खड़े हो गए? आज बड़ा अच्छा काम हो जाए, आज मीडिया चुप हो जाए,
पूरा मीडिया, हाँ। बच्चे की भी, ये जो मरवा वाला केस है इससे भी और इस बहन वाले केस से भी मीडिया चुप हो जाए और हमारा कानून सामने आ जाए, कानून दिखाए कि देखो हमने पकड़ा, हमने उसको सजाए मौत दी और वो आज जो है ना इस दुनिया में नहीं है। सही बात, मीडिया इसको हाईलाइट करे, सही बात, मजा आए। अगर मीडिया केसेस उठा करके दिखाए, शोर मचा के दिखाए और आप मजबूर होके पकड़े और अपने कानून की आप तारीफें कराएं, तो हम उस कानून की तारीफ कम से कम नहीं कर सकते, हम उस निजाम की तारीफ कम से कम नहीं कर सकते। ये तो फिर क्रेडिट टोटली, वो चाहे जैनब का हो, वो मरवा का हो, वो इस बहन का हो, ये सब मीडिया पे जाता है। इसमें कहीं कोई कानून, कोई निजाम नहीं है। कानून ने तो कल अपनी जबान से बता दिया ना कि वो कह रहा है कानून हमारा कि रात को 12 बजे के बाद निकली क्यों, पेट्रोल खत्म था तो आई क्यों, ये कानून कह रहा है। तो जब सब कुछ ऐसा ही होना है, हमने अपनी ख्याल टोटली खुद ही करना है, तो फिर आपकी क्या जरूरत है? सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि आपका निजाम खत्म कर देना चाहिए। और मैं समझता हूं वाकई में ये सच बात है, जिस दिन हमने पुलिस का निजाम खत्म कर दिया ना, उस दिन ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बोर्ड लगा दें, लिखकर एक बोर्ड लिखकर लगा दें कि ख़वातीन इतने बजे के बाद यहाँ पर सफ़र ना करें। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम किसी भी खातून की या बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सारिम बर्नी साहब आपका। वापस आते हैं शो पर, बस कंक्लूड करेंगे शो को। जाबिर से थोड़ी बात कर लेते हैं। जाबिर, मामलात तो बहुत सारे हैं, पंजाब में चीज़ें रुक नहीं रही हैं, कमेटी खेल रहे हैं पंजाब हुकूमत। आपको लगता क्या है कि कितनी सिंसियरिटी के साथ और कितनी तेज़ी के साथ काम हो रहा है यहाँ पर? देखें, इस हवाले से जो इक़दाम बहुत पहले ले लेने चाहिए थे। 28 तारीख को जो ख़त लिखा गया था शेख दस्तगीर साहब की जानिब से कि यहाँ पर इस मोटरवे पर हमें पेट्रोलिंग की इजाज़त दे दी जाए, या आईजी मोटरवे को इस बात का ऑर्डर दे दिया जाए कि उन्हें पेट्रोलिंग करने दी जाए। और यहाँ पर जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कहा गया यहाँ पर, और रिंग रोड अथॉरिटी जो और पंजाब हुकूमत के एक्चुअली अंडर में आ रही थी, तो उनको ये कहा गया कि इस हवाले से हमें जो है वो यहाँ पर काम करने दिया जाए ताकि जो सिक्योरिटी के मामला हैं वो देख लिए जाएँ। आपको याद होगा कि 3 बजे के करीब जब आपने मुझे लाइव लिया तो उस वक्त वहाँ पर मौजूद जो शहरी थे वो बता रहे थे कि उनका अक्सर यहाँ से आना जाना है और वो देखते हैं कि वो यहाँ से स्पीड से गुजरते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर उन्हें डर लगता है कि लेकिन जब 1 किलोमीटर के फासले पर ही टोल प्लाजा है, अक्सर हम देखते हैं कि टोल प्लाजा के करीब ही कुछ पेट्रोलिंग हो रही होती है, तो क्या पेट्रोलिंग भी नहीं होती थी यहाँ पर पुलिस की? देखें, वहाँ पर पेट्रोलिंग बिल्कुल नहीं होती थी। वहाँ पर एक चौकी तो ज़रूर बनी हुई है। अब वो किस अदारे की है, पेट्रोलिंग पुलिस, चाहे वो SPU की हो या पंजाब पुलिस की है, रिंग रोड अथॉरिटी की है, मोटरवे की अथॉरिटी की है, वो किसी के जिम्मेदारी नहीं थी। वो चौकी वहाँ पे मौजूद ज़रूर थी, लेकिन वहाँ से वैसे वो इतना ज़्यादा फासला नहीं था। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उस मोटरवे की जो टोल प्लाजा है जहाँ से गुजर कर वो खातून आगे आई हैं, जहाँ पे पर्ची ली जाती है, जब गाड़ी एंटर होती है 45 रुपये की पर्ची अदा की जाती है या 25 रुपये की पर्ची अदा की जाती है, तो वहाँ पर जब खातून एंटर हुई हैं तो वहाँ पर उनसे थोड़े से फासले पर ही उनका पेट्रोल जो है वो 3 किलोमीटर के फासले तक जो है वो ख़त्म हुआ, तो वहाँ पर कोई भी उनकी मदद को नहीं पहुँचा। और फिर यहाँ पर जो है वो जो वहाँ पर मौजूद दूसरे लोग थे जो वहाँ पे मुकामी, जिनसे हमने बातचीत की, तो उनका ये कहना था कि ये समझ लें कि लाहौर का नो गो एरिया है, जहाँ पर जराइम पेशा अफराद जो हैं वो डरले से यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं। इवन ये कि गाड़ियों को रोकने के लिए कोई चीज़ आगे फेंक देते हैं ताकि उनकी स्पीड स्लो हो जाए और उनके साथ वारदात की जाए। और इसमें उन्होंने खैर ये तो बाद की बात है, तफसील से सामने आएगी कि उन्होंने पुलिस पर भी इल्ज़ाम धरा कि यहाँ पर जो मुकामी पुलिस वाले हैं वो भी उनके साथ मिले हुए होते हैं ताकि उनको भी उस चीज़ से हिस्सा मिलता है। बहरहाल इस बारे में जो सबूत सामने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जाबिर, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई इलाका नोगो एरिया हो, भी कौमी शाहराह नोगो एरिया कैसे हो सकती है? आपने ऐसा बनाया है, इस तरह की चीज़ों को खुद बनाया गया है कि लोग अपने आप को गैर महफूज समझें। इन तमाम लोगों को शामिल तफ्तीश करने की ज़रूरत है कि जो इसमें जिम्मेदार पाए गए। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।